हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट। इन तीनों की प्रॉपर्टी को हम एक साथ स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं कॉन्जुगेट की। ठीक है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की। कॉन्जुगेट होता क्या है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, आई होप कि लेक्चर आपने देखा होगा। If we have z equals to x plus iota y, then conjugate will be x minus iota y. ठीक है, एंड मेक श्योर x एंड y क्या है यहाँ पर रियल नंबर है। अगर हमने इसका दोबारा से कॉन्जुगेट ले लिया तो हमें यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, दोबारा से आपको z मिल जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज अगेन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इटसेल्फ। समझ में आ गया। देन magnitude of z is equals to magnitude of its conjugate is equals to magnitude of minus z is equals to magnitude of minus z conjugate। अच्छा, इसको तो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट क्या है, इसकी मिरर इमेज ही तो है अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट लेने से भाई ओरिजिन से डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज थोड़ी ना होगा इमेज लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट का मोड तो ये बराबर ही रहेगा। और अगर मैं माइनस जेड करता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो अब भी उतना ही रहेगा, ये माइनस जेड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस जेड। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट ले लूँ अबाउट रियल एक्सिस, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ बनेगा माइनस जेड का कॉन्जुगेट। फिर से ये डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये सब क्या है बराबर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ भी बोल सकते हैं। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। ये पहले भी बता चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। If we have z equals to x plus iota y, then conjugate will be x minus iota y। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे so you will get x square plus y square, that is what magnitude of z whole square। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे z into z conjugate equals to magnitude of z square। सही है, ये चीज समझ में आ गई। देन यहाँ पर इसको नीचे लेकर आ गए, जेड को ऐसे लेकर आ गए, तो बेसिकली प्रॉपर्टी 4 ही है, उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया 1 ओवर जेड इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। सही है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी है z1 प्लस z2 प्लस इसी तरह से चलते रहेंगे अप टू zn होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के केस में हम इंडिविजुअली कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं हम। ऐसी प्रोडक्ट में भी इफ वी हैव z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn होल कॉन्जुगेट है, देन ऑल्सो वी कैन टेक कॉन्जुगेट सेपरेटली। तो अलग अलग कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं। ऐसी डिवीजन में भी z1 ओवर z2 होल कॉन्जुगेट है, तो अलग अलग कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। समझ में आ गया। इफ वी हैव z टू द पावर n होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर n को आप बाहर लेकर जा सकते हो, मतलब ये कुछ ऐसा है, इसको तो आप लाइक x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर कॉन्जुगेट, पहले आप स्क्वायर एक्सपेंड कर लो उसके बाद कॉन्जुगेट लो, या कॉन्जुगेट लेकर पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, तो वो करके देख लेना खुद ही। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ वी हैव f ऑफ z इक्वल्स टू 0, मतलब कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में, और अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, मतलब ऐसे कॉन्जुगेट लिया, तो जहां जहां भी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, जितने भी कॉफिशिएंट्स है ना f के वो सारे रियल होने चाहिए। और क्या मतलब है इसका, आप तो यहाँ देखो एग्जाम्पल पर 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7, ये क्वेश्चन है।
हमने होल कॉन्जुगेट लिया, तो यहाँ पर 3, 5, 7 ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, ये मतलब है इसका। और जहां भी z का है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 7। सही है, समझ में आ गया। सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 10। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, है ना, खुद पहली बार नहीं कर रहे हैं। z प्लस जेड कॉन्जुगेट, मतलब z क्या है यहाँ पर, x प्लस आयोटा y। z कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आयोटा y। जब ऐड करोगे तो आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, डेट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस जेड कॉन्जुगेट, जब माइनस करोगे x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 आयोटा y। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सही है। एंड कभी भी ऐसे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट, इस बात का मतलब क्या है, z इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट कब पॉसिबल है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल एक्सिस के ऊपर हो, है ना, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए ना, z इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट, इसका मतलब कि इनडायरेक्टली क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, या फिर बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है, z इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये चीजें एकदम से आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर अगर बोला जाए z, यहाँ तो z यहाँ पर था, अगर z यहाँ पर हो जाए, ठीक, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, माइनस जेड, कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। भाई रियल एक्सिस के केस में तो z इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट था, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब जैसे ही हमने देखा z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस जेड, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या पता चलता है, z इज व्हाट, प्योरली इमेजिनरी। सही है। तो जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है ना z इज प्योरली इमेजिनरी, तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी ये हो सकती है कि अच्छा हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। तो ठीक है, माइंड में साइड में आपने ये रखना है z इक्वल्स टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कहीं ना कहीं ये काम आ जाए क्वेश्चन में। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, दिस इज प्योरली रियल, ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, है ना। z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, 2x, और ये क्या होता है 2 आयोटा y, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। गॉट इट। देन नेक्स्ट वी हैव मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट की तो इतनी प्रॉपर्टीज थी, नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z अगर 0 है तो मॉडुलस क्या होता है, ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अगर मॉडुलस 0 है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ओरिजिन पर है। ठीक है, 0, 0 पर है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब z 0 है, इसमें क्या हो जाएगा, रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा। मतलब ऐसे लिखोगे ना, 0 प्लस आयोटा 0। सही है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज mod of z equals to mod of conjugate of z equals to mod of minus z। ये हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में भी जस्ट अभी पढ़ा था, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट वो हमेशा माइनस mod ऑफ z से लेकर mod ऑफ z के बीच में ही रहेगा। Fourth property we have already done in conjugate also, z conjugate equals to mod of z square, कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2। तो अगर प्रोडक्ट में है तो अलग अलग करके हम मॉड ले सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली मॉड ले सकते हैं। तो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z3। सही है। इन जनरल ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रोडक्ट में, वी कैन एक्सटेंड इट टू the nth term, z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn, होल मोड ले रहे हैं तो इंडिविजुअली अलग अलग मोड ले सकते हैं। मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 इंटू मोड ऑफ z3 लाइक दिस,
मॉड ऑफ जेड एन, समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर मॉड, यहाँ पर भी क्या है, आप जैसे पावर है n जेड के ऊपर बाहर लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लाइक जैसे x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, इसका मॉड है, ठीक है। तो पहले या तो डायरेक्ट मोड ले लें, मतलब ऐसे कर लें x प्लस आयोटा वाई, पहले मोड ले लें बाद में स्क्वायर कर लें। तो पहले मोड लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाद में स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप पहले इसको एक्सटेंड करते हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा 2 आयोटा एक्स वाई, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मोड लिया, इसका मोड लिया तो कितना आ जाएगा, तो ये रियल पार्ट आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, अब ये रहेगा, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये आ जाएगा भाई आपका x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट अपनी जगह, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसको मैं माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 कर देता हूँ। और ये आपका फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, अंडर रूट अपनी जगह, तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यू कैन सी कि सेम ही वैल्यू आ रही है, सही है। तो ये जर्नल में काम कर रहा है, मतलब एक्स वाई में ना लेके कुछ सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, है ना, 1 प्लस आयोटा करके, तो थोड़ा इजी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लिया। तो आई होप कि समझ में आ गई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉड ऑफ z1 ओवर z2, ठीक है। डिवीजन में है, मोड ले रहे हो तो न्यूमरेटर का मोड अलग से ले सकते हो और डिनोमिनेटर का मोड अलग से ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉट क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 दिस इज नॉट इक्वल्स टू, अच्छा अनलाइक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में तो क्या था कि हम अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते थे प्लस या माइनस के केस में, ठीक है, लेकिन मोड के केस में ऐसा नहीं है, मॉडुलस के केस में ऐसा नहीं होता। सो दिस इज नॉट इक्वल टू z1 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इन जनरल, ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है। इन जनरल लिखने का क्या मतलब है, हो सकता है किसी केस में ऐसा हो जाए, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी देखो, और नाइन्थ प्रॉपर्टी आप तो इसको ऐसे देखो, मान लो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z2, तो आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, फ्री वेक्टर। तो ओ ए इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ रख दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही उठा के रखा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना है, ठीक है। और ये वाला जो वेक्टर है इसको भी ट्रांसलेट करके यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये भी z1 होगा। तो ट्राइंगल पैरेललोग्राम लो से कर लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लो पता होगा आपने वेक्टर एडिशन में, तो ये जो डायगोनल होती है ये किसके बराबर होती है, ठीक है, दोनों साइड्स के सम के बराबर हो जाएगी, दिस प्लस दिस, समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, सही है, इतना होता है। और ट्राइंगल में अगर बात करें तो ये जैसे ट्राइंगल है ओ बी सी, अब हमें पता है सम ऑफ टू साइड इज व्हाट, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो सम ऑफ टू साइड दैट इज OB प्लस BC, दिस विल बी ग्रेटर देन OC, ठीक है। OB क्या हो जाएगा, Z2 का मैग्नीट्यूड, BC क्या हो जाएगा, Z1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। OC क्या हो जाएगा, दिस इज Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, दिस विल बी
ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब ये इक्वल टू कब होगा, ठीक है, मतलब ट्राइंगल लॉ में भाई हमें तो ये पता है ना, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इक्वल टू थोड़ी ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है ना, तो यहाँ पर दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, इनका आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मान लो जैसे ये z1 है, सिर्फ इतना, और यहां से लेके यहां तक ये z2 है, ठीक है। दिस इज z1 यहां तक, और यहां से आगे ये हो गया आपका z2, डायरेक्शन सेम रखी है, तो z1 z प्लस z2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक इसका मैग्नीट्यूड, और यहां से लेके यहां तक इसका मैग्नीट्यूड, और z1 प्लस z2 का यहां से लेके यहां तक का मैग्नीट्यूड, तो ये बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हमें ये भी पता है, जैसे हमने बोला कि मान लो जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो सम ऑफ टू साइड ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट इज ए सी। अब एक को यहां से अगर मैं यहां पर लेकर चला जाऊं, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ठीक है, लेस देन ए बी। मतलब किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा ना, दैट विल बी लेस देन द थर्ड साइड। ये चीज समझ में आ रही? तो यहाँ पर एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, इनका हमने डिफरेंस किया, ये तीसरी साइड जो है z1 प्लस z2 है, इससे छोटी होगी, सही है, बराबर भी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, फॉर इक्वालिटी क्या है, z1 और z2 अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए। यहाँ पर इक्वालिटी को अगर होल्ड करना तो z1 और z2 अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए, ठीक है। देखो आप इसको, जैसे मान लो यहां से लेके ये तो हो गया z1, अब z1 z2 अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो z2 को हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर हम कर रहे हैं यहाँ पर मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो बस इसी को हम z1 प्लस z2 बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ पर इक्वालिटी को होल्ड करना है, z1 z2 अपोजिट साइन के होने चाहिए, यानी कि आर्ग्यूमेंट में क्या रिलेशन होगा, दोनों के आर्ग्यूमेंट में क्या रिलेशन होगा। इससे पहले वाले में तो दोनों का आर्ग्यूमेंट बराबर था, यहाँ पर पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। z1 का जो आर्ग्यूमेंट होगा पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। पाई से क्या होगा, जैसे z1 का आर्ग्यूमेंट मान लो डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो पाई मतलब पूरा ऐसे चला गया ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। समझ में आ रहा है? इसलिए पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का नाम। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है भाई मॉड ऑफ z स्क्वायर कितना होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो लगा लिया z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, फिर ये जाएगा यहाँ पर z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, फिर z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट, फिर z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये चीज समझ में आ गई? अब z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, ये तो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी z2 होना चाहिए भाई, ये z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ z2 का मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, सही है, z2 z1 कॉन्जुगेट प्लस z2। यहाँ पर शायद हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, आगे पीछे कर दिया ना, मतलब इसको तो हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है, और ये यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, समझ जाओ बस। तो ये हो गया। अब चलो एक मिनट के लिए इसको मैंने w बोल दिया, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, w बोल दिया, ठीक है। अब ये तो कुछ ऐसा लिखा है यार कि w प्लस
अगर ये W है तो यहाँ पे यू कैन सी कि Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है और यहाँ पर है, इसका मतलब ये W कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब ये खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है W, तो ये तो क्या होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ W। सही है, समझ में आ रहा है? तो वही लिख दिया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ W। अब W को क्या लेट किया था हमने, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, तो रख सकते हैं दोबारा यहाँ पे Z1 Z2 कॉन्जुगेट। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, कौन सी 19 एंड 20, 19 एंड 20 को क्लब करके ऐसे लिख लो, Z1 प्लस माइनस Z2 होल मोड, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, ठीक, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होल मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 होल मोड। सही है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। सही है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। 21 भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं। नाउ इन द सेम मैनर, जैसे यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस हो गया तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। बाकी प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे बताया। सही है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर इसकी हम बात करें तो आप तो ऐसे देखो, फिर वही कि Z1 है Z2 है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया हमने, ये बताया था जस्ट अभी कि कैसे करना है। ठीक है, सिंस फ्री वेक्टर है तो ट्रांसलेट कर दो, ये यहाँ जाएगा, ये भी फ्री वेक्टर है, ट्रांसलेट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये डायगोनल है पैरेललोग्राम की, दिस विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2, और ये वाली जो डायगोनल होगी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू Z2 माइनस Z1। ये चीज समझ में आ रही है? आई होप, अगर वेक्टर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, यहाँ पे वेक्टर का यूज किया गया। अगर मान लो जैसे हमें ए से यहाँ आना है, ठीक है, इस इधर आना है, तो यहाँ पर ऐसे आते हुए यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये तो हो जाएगा माइनस Z1, और सेम डायरेक्शन में, मतलब रास्ते में जितने भी आपके वेक्टर्स पड़ेंगे सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस Z हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, तो प्लस Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए, जिन बच्चों को वेक्टर आता है उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो जस्ट अभी +1 में आए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं और वेक्टर की इतनी नॉलेज नहीं है, तो यू कैन लीव फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, पहले वेक्टर पढ़ लो अच्छी तरह से, फिर आ जाना वापस पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, ये जो है आपका जो वेक्टर ए बी, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, यानी पैरेललोग्राम की एक डायगोनल को तो हम Z1 प्लस Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी डायगोनल को Z2 माइनस Z1 से। इतना समझ में आ गया? अब OM, अब जो पैरेललोग्राम है, हमें ये तो पता ही है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है ना, तो OM क्या हो जाएगा, OC बाय 2। सही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 बाय 2, और यहाँ से BM कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, मतलब इसका पूरा हाफ हो जाएगा ना AB का, तो वही लिखा हुआ है Z2 माइनस Z1 का हाफ। सही है, अब आगे देखते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, सिर्फ इसको उठाया है OAB को, ठीक है, और OM, समझ में आ रहा है? इसको हमने उठाया, तो ठीक है, M क्या है, मिड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने इसको ज्वाइन किया यानी कि OM क्या है, मीडियन है। OM क्या है, मीडियन। देन आपने 10th में पढ़ा होगा, इट्स अ थ्योरम, वी कैन से इट्स अ थ्योरम। ठीक है, मीडियन थ्योरम कह सकते हैं इसको, अपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OM स्क्वायर। अब AM स्क्वायर या BM स्क्वायर, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, हमने BM स्क्वायर यूज कर लिया। ठीक है, OA स्क्वायर, ये तो हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर
ओ बी स्क्वायर ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, ओ एम अभी ऊपर हमने निकाला था, ठीक है, ये हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू मॉड स्क्वायर बाय टू, टू था ना, टू का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है, समझ में आ गया। टू कॉमन आके कैंसिल, हाँ टू बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/2। सो फाइनली इतना आ गया, ये टू ऊपर चला जाएगा, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। अब यहां से हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं, ठीक है, कैसे बता सकते हैं, देखो ये डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, और ये साइड्स है ना, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स of a parallelogram is equal to twice the sum of a square of length of sides, ये बोला जा सकता है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट Z1, दो के लिए तो हमने बता दिया था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, ठीक है, क्या लिखवाया था, दिस इज नॉट इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2, ये लिखवाया था ना इन जनरल, ठीक है। होल इक्वल टू कब होगा वो भी बता दिया था, अगर आर्गुमेंट सेम होगा, ठीक है। तो जैसे हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अप टू Zn तक लेके जा सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 अप टू मॉड ऑफ Zn, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर AZ1, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है भाई, इसको प्लस कर लेना, ठीक है, प्लस कर लेना इसको, प्लस BZ2 मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ BZ1 माइनस AZ2 मॉड स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अभी हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कराता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर A और B की वैल्यू 1 1 है यहाँ पर, ठीक है तो वही चीज यहाँ पर A और B 1 इक्वल्स टू 1 हो गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, सेम ही चीज है, बस देख लो यहाँ पर, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम आर्गुमेंट पर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा, जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज है ना, ये काफी हद तक सेम है लॉग की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। आई होप कि लॉगरिथम आपने पढ़ लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई रिक्वेस्ट कि जाओ भाई पहले लॉगरिथम वाले चैप्टर लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे आर्गुमेंट ऑफ k इंटू जेड, आर्गुमेंट ऑफ k इंटू जेड, तो k अगर पॉजिटिव है, k अगर पॉजिटिव है फिर तो k को हम वैसे ही हटा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आर्गुमेंट पे डायरेक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो हटा ही दो, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड इफ k इज पॉजिटिव, रिमेंबर, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, लॉग में a इंटू b क्या होता था, लॉग a प्लस लॉग b, तो यहाँ भी ऐसे ही है भाई, ठीक, यहाँ भी ऐसा ही है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, लेकिन यहाँ पर एक चीज हो रहा है, प्लस 2k पाई कर देंगे, ये क्यों करेंगे, फॉर बैलेंसिंग। फॉर बैलेंसिंग का क्या मतलब है, इधर देखो, एक मिनट के लिए मान लेते हैं Z1 क्या है, R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, Z2 क्या है, R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, सही है। Z1 इंटू Z2 चाहिए, मतलब इसका आर्गुमेंट चाहिए, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किया, Z1 इंटू Z2, R1 इंटू R2 e की पावर, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी, आयोटा कॉमन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट क्या है, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 क्या है, Z1 का आर्गुमेंट है, थीटा 2 क्या है, Z2 का आर्गुमेंट है, सही है। तो ये 2 के पाई कहाँ से आ गया, तो वो अभी तो बताया फॉर बैलेंसिंग, ये हमने अपनी तरफ से लगाया है, कैसे लगाया है वो देख लो, देखो जरा, चलो मान लिया कि
यहाँ पर Z1 का जो आर्गुमेंट है वो 2π/3 है और Z2 का आर्गुमेंट भी 2π/3 है। तो यहाँ पर दोनों का आर्गुमेंट ऐड किया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3 प्लस 2π/3 डेट इज 4π/3। ठीक है, आर्गुमेंट है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, तो ये तो पाई से बड़ा हो गया है ना, कितना हो गया ये आपका 16 to 4 240, 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आर्गुमेंट तो आ जाएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ना, उसको ध्यान में नहीं रखा गया यहाँ पर। अगर हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक है, जैसे ये आ गया आपका 4π/3 एम्पलीट्यूड, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ठीक, देखो फिर मैंने यहाँ पे लिखा था बैलेंसिंग के लिए 2k और k इंटीजर है, तो मान लो k को मैंने -1 रख दिया, -1 तो -2π आ जाएगा। ठीक है, -2π करने से क्या हो गया, ये -6 + 4 -2π/3 -2π/3, तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये -π से इधर रेंज में आ गया, -π और पाई की रेंज में आ गया, तो यहां से एम्पलीट्यूड भी निकल गया। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग, तो इसी को हम बैलेंसिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये ना लगाएं तो फिर आपका एम्पलीट्यूड नहीं आ पाएगा। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो 2k इज फॉर बैलेंसिंग, ठीक, सो दैट कि हम एम्पलीट्यूड को भी कंसीडर कर पाए। ये चीज समझ में आ गई। तो आगे जितने भी प्रॉपर्टीज है सभी में इसी तरह से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एम्पलीट्यूड। तो इन जनरल अभी तो हम दो की बात कर रहे थे, अब एक्सटेंड भी कर सकते हैं Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 लाइक अप टू Zn, और लास्ट में प्लस 2k k बिलोंग्स टू इंटीजर। आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, लॉग में a की पावर b है तो ये आगे आता था, ऐसे यहाँ पर भी है, तो ये n आगे आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z एंड प्लस 2k फॉर बैलेंसिंग, k बिलोंग्स टू इंटीजर। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, log a ओवर b क्या होता था, log a माइनस log b, ऐसे यहाँ पर भी है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, एंड प्लस 2k फॉर बैलेंसिंग, k बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट ऑफ, जैसे मान लो ये z है, इसका कॉन्जुगेट इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका आर्गुमेंट z है तो इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका माइनस थीटा होगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, दिस इज माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k इज फॉर बैलेंसिंग, सो रिमेंबर दिस। ठीक है, और अगर माइनस z कर दिया, ये z है तो माइनस z की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, अब यू कैन सी कि पूरा थीटा ऐसे पाई से रोटेट हो गया, ये जो वेक्टर है आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पाई से रोटेट हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ माइनस z विल बी पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग ये लगा दो प्लस 2k समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी में, है ना। मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, इतना पढ़ा था। चलो अब Z1 को हम मान रहे हैं कि R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, Z2 कॉन्जुगेट Z2 हमने लेट किया है R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो कितना हो जाएगा R2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 2, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका R1 R2 ई की पावर आयोटा कॉमन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये चीज समझ में आ गई। तो ये यूलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है,
अब अगर हम इसका रियल पार्ट ले लें तो रियल पार्ट कितना बचेगा, R1 R2, ये आयोटा वाला हटा दो सारा, तो R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। तो मतलब इसकी जगह रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। तो इसको ध्यान रखना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली जो हमारा ये प्रॉपर्टी कह लो, रिजल्ट कह लो, ये आपका बन जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स R1 मतलब मॉड ऑफ Z1, R2 मतलब मॉड ऑफ Z2 cos θ1 माइनस θ2। सही है, ये चीज समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब इसी पर बेस्ड, इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी की तरह ही ले लो, और ये प्रॉपर्टीज जो है प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेंस का, ये दिया हुआ था और ये ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू पूछी थी, ठीक है, ये ऑप्शन में होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, ये चीज गिवन है, तो आर्गुमेंट में जो डिफरेंस होगा वो 90 का होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर इससे हम क्या बोल सकते हैं कि Z1 ओवर Z2 प्योरली इमेजिनरी होगा। कैसे होगा वो अभी बताते हैं, देखो जरा, पहले तो इसका प्रूफ देखो। Z1 Z2 होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली, फॉर्मूला भी जस्ट बताया था, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। ऐसे यहाँ पर भी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। तो यू कैन सी कि R1 R2 स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, 2R1 R2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट cos θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू 0। एंड cos 0 कब होता है, 90 पर होता है, यानी कि जो एंगल होगा θ1 माइनस θ2 ये 90 हो जाएगा। θ1 क्या है यहाँ पर, Z1 का आर्गुमेंट है, θ2 क्या है यहाँ पर, Z2 का आर्गुमेंट है, ठीक है, बस हो गया प्रूफ। सही है। अब यहाँ से बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, यानी कि अब ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट 90 है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 90 है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पर। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं Z1 ओवर Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। समझ में आ गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। नहीं समझ में आया है तो रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, है ना, कौन सा पैसे लग रहे हैं, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो भाई, नोट्स बनाते जाना है भाई, प्रॉपर नोट्स बनाओ, नहीं बना सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। इज इट क्लियर, ओके नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी हैव मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, अगर ऐसा दिया हुआ है देन दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, दोनों का आर्गुमेंट बराबर होगा, ठीक है। प्रूफ करने के लिए वही फिर हमने क्या करा, पहले ये निकाला, ये फॉर्मूला हमें पता है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos θ1 माइनस θ2, ठीक है। अब आप देखो यार, अगर हमें ये चीज चाहिए, ये कैसे आई होगी, ये कैसे आया होगा, जब ये पार्ट आपका 1 बन गया होगा, when this will be 1, अगर ये 1 हो गया तो सिर्फ इतना बचा, and this will be a plus b होल स्क्वायर, है ना। अगर ये 1 हो गया तो ये इतना बचेगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ये हट जाएगा तो यही चीज आ जाएगी, है ना। तो इट मीन्स कि ये 1 होना चाहिए। अब cos 1 कब होता है, जब एंगल 0, ठीक है, मतलब बहुत सारी वैल्यू पे 1 होता है, बट यहाँ पर हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0, यानी कि θ1 बराबर θ2।
अब थीटा वन क्या है, जेड वन का आर्गुमेंट है, थीटा टू क्या है, जेड टू का आर्गुमेंट है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से जैसे ये लिखा है ना थीटा वन माइनस थीटा टू, इस बात का मतलब क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू कितना है, 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन ओवर जेड टू बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। फिर वही लॉजिक, अब की बार क्या है भाई, जेड वन ओवर जेड टू खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट 0 है। आर्गुमेंट 0 का क्या मतलब है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस पर होगा। अब रियल एक्सिस पर होगा तो बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल है। समझ में आ गया, आई होप काफी समझा दिया, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, अभी जस्ट बताया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कुछ ऐसा दिया है मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, ये कैसे आया होगा, ये तो हमारे पास रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है हमारे पास। तो जब इतना पार्ट 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है, तो इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने का मतलब है cos थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू 0। अब cos 0 कब होता है, जब एंगल 90 हो। यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा वन माइनस थीटा टू, दिस इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब थीटा वन मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड वन। ठीक, अब यहाँ से कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड वन ओवर जेड टू, ठीक है, इक्वल टू 90। फिर वही बात, इसको पहले जस्ट अभी बताया था, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट 90 है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो कह सकते हैं कि Z1 ओवर Z2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो भाई ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्या काफी सारी प्रॉपर्टीज हो गई है ना, तो काफी सारी प्रॉपर्टीज करिए। अब एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं जल्दी से। let Z1, Z2, Z3 up to Zn are unimodular। यूनिमोडुलर मतलब कि इनका जो मॉडुलस है वो 1 होगा। ठीक है, देन यू हैव टू प्रूव दैट mod of Z1 plus Z2 plus Z3 up to Zn इक्वल्स टू mod of 1 by Z1 plus mod 1 over Z2 plus चलता रहेगा ऐसे 1 by Zn होल मॉड, ये प्रूव करना। तो कोई बात नहीं भाई, हमने क्या करा, जैसे ये है मॉड दिस, तो बाय प्रॉपर्टी दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट, तो होल कॉन्जुगेट ले लिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बाय प्रॉपर्टी अलग अलग कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये यूनिमोडुलर है। अब यूनिमोडुलर है तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमोडुलर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। सही है, तो Z1 कॉन्जुगेट विल बी 1 बाय Z1, तो ये इतना हो जाएगा 1 बाय Z1। कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को लिख देंगे 1 बाय Z2, बस इसी तरह से चलता रहेगा। कॉन्जुगेट ऑफ Zn को लिख देंगे 1 बाय Zn। सही है, हेंस प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रूव दैट all roots z plus 1 to the power n equals to z to the power n, और यहाँ पे ये जो n है ना ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये ऑल रूट्स यानी कि z जो है ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है, मतलब कहने का कि यहाँ पर लोकस ऑफ z जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट्स से वन ऑफ द रूट भी Z1, मान लिया कि एक रूट इसकी Z1 है, तो अगर ये रूट है तो Z की जगह रख दो, जहां जहां Z दिखाई दे रहा है Z1 रख दो, तो रख दिया। ये हो जाएगा Z1 प्लस Z1 टू द पावर n इक्वल्स टू Z1 टू द पावर n। सही है, दोनों साइड मोड ले लो, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पावर भी हटा सकते हैं, हटा दिया। तो अब इस बात का मतलब क्या है, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है ये क्या है, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम -1, है ना। अब ये एक पॉइंट है Z1 और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इसको ऐसे करके लिखोगे पहले
z1 माइनस -1, ठीक, प्लस आयोटा 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आ जाएगा -1 0, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम -1 0 ऐसे करके लिख लो। और ये क्या है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। अब आप ऐसे देखो, तो -1 तो यहाँ आएगा, ठीक है, और z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो इस बात का मतलब क्या है, ये तो एक वो हो गया ना, मतलब कुछ ऐसा हो गया z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2। यहाँ पे z का लोकस क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, यानी z जो है वो z1 और z2 से इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ऐसी ये 0 और -1 से 0 एंड -1 से इक्वल डिस्टेंस पर है। वो तभी हो सकता है जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करे, तो इन दोनों के बीच में पॉइंट आएगा -12, तो x इक्वल्स टू -12 पर लाई करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जितने भी रूट्स है वो यहीं पर ही लाई करेंगे, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑल रूट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू -12। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट, मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट निकालो। तो मैग्नीट्यूड के लिए भाई होल मोड ले लो, फिर बाय प्रॉपर्टी सबका अलग अलग मोड ले सकते हैं, सभी का अलग अलग मोड ले लो, ठीक है। यहाँ अलग अलग मोड ले लिया सभी का, और मोड का फॉर्मूला लगा लो, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मोड निकालोगे अंडर रूट 25, यहाँ से मोड आ जाएगा रूट 26, यहाँ से आ जाएगा रूट 25, यहाँ से आ जाएगा रूट 26, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, बच गया रूट 16 डेट इज 4। तो मॉडुलस तो ये आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड ये आ गया। आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सबका पहले देखो इधर, यहाँ पर पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इसको। यहाँ पर क्या किया गया है, पहले तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेकर आए हैं, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेकर आए हैं। वो कैसे लेकर आए हैं, वो रैशनलाइज वगैरह कर लो, आ जाएगा आपका। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो 3 माइनस आयोटा, ठीक है, और रैशनलाइज किया है तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ओके। सो रैशनलाइज भी कर सकते हो, बट यहाँ पर तो क्या किया गया है, आयोटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, बाकी आपकी मर्जी, आप रैशनलाइज भी कर लो। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, हमारा एम क्या है, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, जो इतना आया है। अब ये आपके ऊपर, आप रैशनलाइज करते हो क्या करते हो। यहाँ पर बहुत काम इजी हो जाएगा कि अगर आप आयोटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, जब आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो एक आयोटा से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा और -4, ठीक है, यहाँ से तो ये आ जाएगा, समझ में आ गया। और इसमें जब आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर यानी +1, तो यू कैन सी ये बराबर हो गया, कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो -2 √3 आयोटा। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म में आ गया, तो अब तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए आर्गुमेंट निकालना, है ना। तो अब हम आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप अल्फा निकाल लो। अल्फा निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan इनवर्स मॉड y ओवर x, y का काम कर रहा है -2 √3, x का काम कर रहा है -2, तो -2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, tan √3 कब होता है, 60 पर होता है, ठीक है। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से π/3, अल्फा π/3 आ जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब ये भी तो देखना है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भाई वैसे तो अगर आर्गुमेंट पूछा तो यहाँ छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना है, सॉरी ये आर्गुमेंट भी नहीं है भाई, एम्पलीट्यूड निकालना है। पहले तो यहाँ पर हो तो पहले आप ऐसे जाओगे -π तक, फिर वापस आओ
एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस π/3, तो -π प्लस π/3 -2π/3। ठीक है, तो ये इसी रेंज में आ गया, -π से पाई की रेंज में आ गया। ये आपका आर्गुमेंट भी हो गया और ये आपका एम्पलीट्यूड भी हो गया, दोनों ही है। ठीक है, बाकी तो आर्गुमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसको कवर करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक लगाया राउंड, फिर यहाँ से इतना आ गए और फिर वापस आ गए। ऐसे तो कितने भी राउंड लगा लो, कितने भी राउंड लगा लो, है ना। ये ऐसे गए पाई और फिर प्लस, ऐसे करके आ गए। तो आर्गुमेंट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने निकाला है -2π/3, ये आर्गुमेंट भी है और ये एम्पलीट्यूड भी है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला है कि एम्पलीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर जैसे √3 -1 है, सबका अलग अलग आर्गुमेंट निकाल लिया, सबका अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, तो वो अब आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल किया है, ऐसे निकाल लो आप आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैलकुलेट करो, निकालो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -π/6 π/4 इतना इतना आ गया। ठीक है, तीनों का। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट 4 आगे जाएगा, तो 4 इंटू आर्गुमेंट ऑफ दिस, इंटू में तो प्लस हो जाएगा, फिर 5 आगे जाएगा, और ये डिवीजन में तो पहले ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये पावर 3 आगे आ जाएगी, -3 आर्गुमेंट ऑफ दिस। सही है, ये आर्गुमेंट हमने निकाल ही लिए। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो -π/6 π/4 -2π/3 इतना आ गया। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो भाई यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 2π बाकी है। अब आप ये देखो भाई, 2π प्लस कुछ कर रहे हैं और हमें चाहिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की रेंज क्या है, -π से पाई, तो पाई से आगे तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं ना, वी कैन लीव इट, सो लीव इट। अब इतना बच गया, एलसीएम ले लो, तो ये आपका आ जाएगा 7π/12, 7π/12, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अब प्रॉपर्टीज करिए, कुछ एग्जांपल्स करें। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।